एवरीवन, वेलकम बैक टू विंध्यवासिनी एकेडमी। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2025 के क्वेश्चन पेपर को। ये एग्जाम आपका 17 अप्रैल 2025 को कंडक्ट हुआ है। इस लेक्चर में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपके सारे क्वेश्चंस की, एंड ये आपका पार्ट 1 है वीडियो का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 50 तक है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 1 है 31 नंबर। विच is the best option to describe the aim of connection of biodiversity? बायोडाइवर्सिटी के एम को आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड फेयर शेयरिंग ऑफ इट्स बेनिफिट। ठीक है, सेकेंड है सस्टेनेबल यूज एंड फेयर शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट। अगर हम बात करें कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD, तो इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। 3 मेन कौन से ऑब्जेक्टिव है आपके? कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेकेंड है सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, थर्ड है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट। तो ये 3 पिलर्स हैं जो कि कब दिए गए हैं? 1992 में। ठीक है, तो जो इसका बेस्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन थर्ड, जिसमें ये तीनों पिलर आपके मेंशन है। कौन से? कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज एंड फेयर शेयरिंग ऑफ इट्स बेनिफिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये कहाँ मेंशन है? आपके ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेकेंड है हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल? ठीक है, जो आपका डीएनए मॉलिक्यूल है उसका डायमीटर क्या होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, द डीएनए मॉडल को जो डिस्क्राइब किया था, जो फर्स्ट दिया था, वो दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, तो जो इसका डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है। जो डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर है वो कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और जो फुल हेलिकल टर्न जिसमें कितने होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं, वो कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम का। तो अगर हम यहाँ पे डीएनए का डायग्राम देखें तो ये क्या है इसका डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, 20 एंगस्ट्रॉम। 33 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बर्ड नेस्ट ऑर्किड? बर्ड नेस्ट ऑर्किड हम किसको बोलते हैं? ठीक है, ऑप्शन में है हमारा ऑर्किड मोरियो। ऑर्किड मोरियो क्या है? हमारा ग्रीन विंग्ड ऑर्किड। ग्रीन विंग्ड ऑर्किड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्किड मोरियो। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर बी है हमारा लिस्टेरिया ओवेटा। लिस्टेरिया ओवेटा को हम क्या बोलते हैं? टाइब्लेड, कॉमनली एज ट्राइब्लेड। डिफरेंट स्पीशीज है, नॉट रिलेटेड टू बर्ड नेस्ट नेम। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो स्पायरेंथस स्पाइरिलेसिस, ये क्या है? हमारा ऑटम लेडी ट्रीज है। ठीक है, इसके क्या होते हैं? स्पाइरल फ्लावर्स होते हैं, लेकिन ये रिलेटेड किससे नहीं है? बर्ड नेस्ट से रिलेटेड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नियोटिया नीडस एवियस। ये क्या है? नियोटिया नीडस एविस। ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमनली इसको बोलते हैं बर्ड नेस्ट ऑर्किड। ठीक है, इसका जो नेम लिया गया है इसके रूट सिस्टम है, क्योंकि इसका जो रूट सिस्टम है ये लुक लाइक बर्ड नेस्ट। ठीक है, मेड अप ऑफ टाइली इंटरवोवन पेल रूट्स। ठीक है, द ऑर्किड इज स्पोरोफिटिक। ठीक है, और मीनिंग इट डज नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बट गेट न्यूट्रिएंट थ्रू अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद फंजाई। It's typically found in shady deciduous woodland in Europe. तो अगर हम इसके डायग्राम को देखते हैं तो नियोटिया नीडस एवियस अगर हम देखें तो जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है, ब्रेक्ट है, स्टेम है, और ये क्या है? इसका राइजोम। अगर हम इसके रूट सिस्टम को देखें यहाँ पे तो ये कैसा लग रहा है? आपके बर्ड नेस्ट जैसा लग रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बर्ड नेस्ट ऑर्किड। ठीक है, ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? असर्शन रीजन है। तो असर्शन ए में क्या बोलता है? बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ थ्राइविंग इन एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस। वो ये बोल रहा है बैक्टीरिया क्या करता है? एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में रह सकता है। उसका रीजन उन्होंने दिया है
Their cell wall are composed of peptidoglycan. इसमें रीजन ये बोल रहा है बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में इसलिए रह सकता है क्योंकि उसका जो सेल वॉल है वो किससे कंपोज्ड होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ थ्राइविंग इन एक्सट्रीम कंडीशन लाइक थर्मोफाइल्स, बहुत ज्यादा हीट में रह सकता है, एसिडिक कंडीशन में सलाइन, हेलोफाइल्स, हेलो का मतलब होता है सलाइन, तो बहुत ही सलाइनिंग कंडीशन में, हार्श कंडीशन में वो रह सकता है, हाई टेम्परेचर में भी रह सकता है। तो रीजन क्या है हमारा, ट्रू है, ठीक है। दिस सेल वॉल आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। सेकंड स्टेटमेंट हमारा रीजन में क्या है कि जो उनका सेल वॉल है वो किससे मिलकर बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से। तो मोस्ट बैक्टीरिया हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जो क्या करता है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है मेंटेन सेल की शेप, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो क्या करता है, पेप्टिडोग्लाइकन क्या हेल्प कर रहा है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रहने के लिए उसको हेल्प कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइकन क्या करता है, पेप्टिडोग्लाइकन तो हमेशा हम क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और क्या करता है, सेल की शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हमारा क्या है, हमारा असर्शन भी राइट है और रीजन भी राइट है, करेक्ट है। लेकिन आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसका, ए का, ठीक है। बोथ हमारा असर्शन भी क्या है, ट्रू है, बोथ असर्शन हमारा क्या है, ट्रू है और इसका रीजन भी ट्रू है। लेकिन असर्शन का जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन below are two statement, one is labeled as assertion and other is reason, ठीक है। तो assertion हमारा क्या कहता है, cotton is a fiber yielding plant, वो बोलता है कि कॉटन हमारा फाइबर यील्डिंग प्लांट है। उसका रीजन उन्होंने क्या दिया है, रीजन दिया है द कॉटन फाइबर्स डेवलप ऑन द सीड्स। जो कॉटन फाइबर है वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, सीड्स में डेवलप होते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो हमारा कॉटन है वो कॉटन का हमारा नाम क्या है, गोसियम, गोसिपियम स्पीशीज से वो निकलता है और ये क्या है, कमर्शियल फाइबर क्रॉप है, कल्टिवेटेड फ्रॉम इट्स फाइबर विच आर यूज एक्सटेंसिवली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ठीक है। ये हमारे असर्शन है और असर्शन क्या है हमारा, ट्रू है। इसका रीजन उन्होंने क्या दिया है, कॉटन फाइबर्स आर यूनिसेल्युलर, ठीक है, एपिडर्मल आउटग्रोथ दैट डेवलप द सीड कोट ऑफ द cotton seed after these fibers are separated from the seeds for further processing। तो वो ये बोल रहा है कि जो रीजन है वो एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कॉटन के, why cotton is considered as fiber yielding plant, because the fibers are harvested from the seeds, so the reason are directly support the assertion, ठीक है। वो ये बोल रहा है कॉटन क्या है आपका, फाइबर यील्डिंग प्लांट है, उसका रीजन भी क्या दिया है, क्योंकि जो कॉटन फाइबर है वो डेवलप कहाँ से होता है, आपके सीड से डेवलप होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, असर्शन भी करेक्ट है और क्या है, रीजन भी करेक्ट है। और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। हमारी लिस्ट 1 में है स्पाइनोगोसाइन, सेकंड है फाइजीन, थर्ड है पीसीडी और नेक्स्ट है MYB प्रोटीन, ठीक है। तो हमारा ये जो स्फिग्नोसाइन है वो हमारा क्या है, 18 कार्बन अमाइनो अल्कोहल है, क्या है हमारा, ये इसका स्ट्रक्चर है 18 कार्बन अमाइनो अल्कोहल, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है C18H37NO2। तो हमारा जो स्पाइनोगोसाइन है वो क्या है, 18 कार्बन अमाइनो अल्कोहल है। तो ए का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट, ए का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। फाइजीन क्या करता है, फाइजीन क्या यूज करता है, ये कहाँ यूज होता है, एनकोड करता है फाइटोक्रोम एपोप्रोटीन, क्या करता है, फाइटोक्रोम एपोप्रोटीन। ये हमारा कौन से ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर सेकेंड। पीसीडी हमारा क्या है? पीसीडी स्टैंड फॉर प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस में यूज होता है। तो सी का करेक्ट ऑप्शन क्या है? थर्ड। एमवाई जीन किस लिए यूज होता है? एमवाई जीन हमारा क्या है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? ए का क्या हुआ? फर्स्ट, बी का क्या है? सेकेंड, सी का क्या है? थर्ड, और डी का क्या है? फोर्थ। तो दो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। In vitro micropropagation has the following advantage. In vitro micropropagation क्या एडवांटेज है? ठीक है, तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन दे रखा है रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी, सेकंड है ईयर राउंड अवेलेबिलिटी, स्मॉल साइज ऑफ एक्सप्लांट, सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ डिसीज फ्री प्रोपगेशन। तो सेकंड ऑप्शन हमारा कहता है ईयर राउंड अवेलेबिलिटी। तो जो कल्चर्स है कैन बी मेंटेन अंडर कंट्रोल लैब कंडीशन थ्रू आउट द ईयर। जो भी हमने माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है? माइक्रो प्रोपगेशन एक टेक्निक है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? लैब में ग्रो करते हैं प्लांट को, ठीक है, एक्स कल्चर से, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बोला है कि कल्चर को हम मेंटेन कर सकते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल लैब कंडीशन में। कंट्रोल लैब कंडीशन से क्या मतलब है कि हमने उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया है, ऑप्टिमम लाइट कंडीशन दी है, जो भी उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो हमने ऑप्टिमम उसको प्रोवाइड किया है। तो कंट्रोल लैब कंडीशन में हमने उसको हम थ्रू आउट द ईयर हम कल्चर कर सकते हैं। तो ईयर राउंड अवेलेबिलिटी इज द करेक्ट, ये करेक्ट है ये ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है हमारा सी, स्मॉल साइज ऑफ एक्सप्लांट। इवन टाइनी टिश्यू सैंपल, मेरिस्टम, लीफ कैन रीजनरेट फुल प्लांट। वो ये बोल रहा है स्मॉल साइज ऑफ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का क्या मतलब है? जिससे हमें उस कल्चर को ग्रो करना है। तो वो कल्चर कैन भी एक टिश्यू सैंपल, एक मेरिस्टम का एक टिश्यू सैंपल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिससे हम फुल प्लांट को क्या कर सकते हैं? मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं फुल प्लांट के अंदर। तो ये हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट है, ठीक है। तो डिसीज नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है डिसीज फ्री प्रोपग्यूल्स। तो शूट टिप कल्चर एंड स्टेराइल मीडिया हेल्प एलिमिनेट पैथोजेंस प्रोड्यूसिंग हेल्दी प्लांट, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन कौन सा है? हमारा करेक्ट है बी, सी और डी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। हमारा ऑप्शन ए क्या कहता है? रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है। इसने बोला है माइक्रो प्रोपगेशन इज यूज्ड फॉर क्लोनल प्रोपगेशन, आइडियल नो वेरिएशन, while soma clonal variations may occur, it usually considered as undress side effect as not an advantage. जो हमारा ऑप्शन ए कहता है वो ये कहता है कि रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी होगी, लेकिन माइक्रो प्रोपगेशन में हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक्सप्लांट है, ठीक है, उसी का कोई सैंपल लेके हम इनोकुलेट करते हैं कल्चर में। तो वो क्या होगा? उसके चांसेस है क्लोनल प्रोपगेशन के, मतलब जैसे ही हमारा एक्सप्लांट है वैसा ही हमारा जो अनदर प्लांट ग्रो कर रहा है वो ग्रो करेगा सेम। तो क्लोनल प्रोपगेशन होता है। तो यहाँ पे रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी नहीं आती है, जेनेटिक वेरिएशंस इतने नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन? ये ऑप्शन रेंज ऑफ वेरिएबिलिटी क्या है? गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ कौन सा है? बी, सी, डी। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो प्रोपगेशन हमने क्या किया है कि टेस्ट ट्यूब ली है, ठीक है, इस प्लांट का कोई भी एक पार्ट या टिश्यू या बे लीफ कुछ भी जो कि हमारा ग्रो कर सकते हैं, हमने मीडियम पे इसको ग्रो कराया है, ठीक है। फिर कैलिस फॉर्मेशन हुआ है, कैलिस फॉर्मेशन के बाद हमने क्या किया है? इसको रीजनरेट किया है। जब ये प्लांट थोड़ा ग्रो कर दिया इसको हमने एक्सटर्नल मीडियम में रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Succession of sandy dunes is called as, succession of sandy dune is called as, ठीक है। जो हमारा लिथोसेरा है, लिथोसेरा कहाँ पे किसके लिए यूज होता है? सक्सेशन स्टार्टिंग ऑन बेयर रॉक। जो बेयर रॉक होते हैं उन पे अगर सक्सेशन स्टार्ट हुआ होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोसेर, ठीक है। सेमोसेर, सेमो का मतलब होता है सैंड। तो जो सक्सेशन स्टार्ट होता है सैंडी एरिया में, लाइक कोस्टल और सैंड ड्यून्स में, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमोसेर। उसको क्या बोलते हैं? सेमोसेर, ठीक है। और हेलोसेर किसको बोलते हैं? जो कि हमारा सक्सेशन स्टार्ट होता है सलाइन हैबिट में।
सॉल्ट मार्श में होता है तो उसको हम सेलोसेयर बोलते हैं। जीरोसेयर में क्या होता है, ये जनरल टर्म है किसके लिए, ड्राई एरिया के लिए, लाइक डेजर्ट और रॉक। तो इसमें जो जीरोसेयर होता है, जीरोसेयर्स में बोथ लिथोसेयर्स और सेमोसेयर्स दोनों इंक्लूड होते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, सक्सेशन ऑफ सैंडी ड्यून्स। सैंडी ड्यून्स क्या होता है, सेमो। सेमो का मतलब क्या होता है, सैंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, सेमोसेयर। जैसे कि हम यहाँ पे सक्सेशन देख सकते हैं कि पाइनियर स्टेज है, ठीक है, फिर ग्रास स्टेज हुई, फिर शॉब हुए, फिर पाइन्स, फिर ऑक्स। ये क्या है, सक्सेशन ऑफ सैंडी ड्यून्स। जैसे ये लिथोसेयर किस पे हुआ, रॉक पे हुआ। सेमोसेयर किस पे होता है, हमारे सैंड्स पे होता है। हेलो हमारे सलाइन दलदल एरिया पे। और जीरोसेयर किस पे होता है, रॉक पे भी होता है और हमारे दलदल पे भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो थिन लेयर हमारा क्रोमेटोग्राफी है, ये यूज होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। ये सूटेबल नहीं है किसके लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी भी क्या है, गलत है। जो हमारा सर्कुलर डाइक्रोजियम स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो हमारा सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये मेजर करता है डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन ऑफ सर्कुलर पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है कैन बी एक्सेस्ड बाय सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हमें ये देखना है कि जो क्लासिफिकेशन है किस पे बेस्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट इज बेंथेमन एंड हुकर। जो बेंथेमन एंड हुकर है उनका जो सिस्टम है वो बेस्ड है डी केंडोले पे, ठीक है। बेंथेमन एंड हुकर ने क्या किया था, डेवलप्ड अ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनका किस पे बेस्ड था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड था। इन्होंने फॉलो किया था अर्लियर आइडियाज ऑफ एपीडी केंडोले, ठीक है। इन्होंने प्लेस किया था जिम्नोस्पर्म बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट, ठीक है। तो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन बेस्ड किस पे है, डी केंडोले पे। एंगलर एंड प्रांथल का बेस्ड किस पे है, एंगलर पे, ठीक है। तो बी का ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर हम हचिंगसन का देखेंगे तो उनका बेस्ड है बेसी सिस्टम पे। किस पे, बेसी सिस्टम पे। बेसी सिस्टम क्या है, एक मॉडर्न फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है। इसने सेपरेट किया था डाइकॉट इनटू लिग्नोस एंड हर्बेशियस में। लिग्नोस क्या है हमारा वुडी और हर्बेशियस क्या है हमारा हर्बेशियस प्लांट है, ठीक है। कंसिडर डाइकॉट मोर प्रिमिटिव देन मोनोकॉट, ठीक है। तो हमारा बेंथम एंड हुकर किसने किया, किस पे बेस्ड था, हमारा डी केंडोले पे, ठीक है। एंगलर एंड प्रेंथल किस पे है, एंगलर सिस्टम पे, ठीक है। हचिंगसन हमारा बेस्ड है बेसी सिस्टम पे और तख्तचन है हमारा कॉन्क्रिस्ट पे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकेंड एंड डी का फोर्थ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बेंथम एंड हुकर फॉर डी केंडोले, एंगलर एंड प्रेंथल फॉर एंगलर, हचिंगसन फॉर बेसी सिस्टम एंड तख्तचन फॉर कॉन्क्रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन ऑफ पॉलिनोलॉजी। फर्स्ट हमारा बोलता है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है रिकंस्ट्रक्ट ऑफ एंशिएंट क्लाइमेट। तो पहले हम जान लेते हैं पोलोनोलॉजी क्या होता है। पोलोनोलॉजी ऑल्सो नोन एज पेलोनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पोलन एंड स्पोर्स बोथ लिविंग एंड फॉसिलाइज्ड। ये तो किसकी स्टडी है, ये साइंटिफिक स्टडी है हमारी पोलन और स्पोर्स की, चाहे वो लिविंग हो चाहे फॉसिलाइज्ड हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है रिकंस्ट्रक्ट ऑफ एंशिएंट क्लाइमेट। यस, मेजर एप्लीकेशन ऑफ पेलोनोलॉजी and paleobotany and geology, fossilized pollen grain in sedimentary tell us about the vegetation and climate of the past, help reconstruct paleoecology और paleoclimate, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, हमारा
करेक्ट है, जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट है, रिकंस्ट्रक्ट करता है एंशिएंट क्लाइमेट को, ठीक है। सेकंड कहता है स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ प्लांट। हमने यहाँ पे पढ़ा था ये किसकी स्टडी है, पॉलन ग्रेन्स की और स्पोर्स की। प्लांट की तो स्टडी है ही नहीं है, ये स्पोर्स की स्टडी है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ऑप्शन सेकंड क्या है, इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन हमारा कहता है इवोल्यूशन ऑफ प्लांट एडेप्टेबिलिटी। तो yes, to an extent, pollen distribution and types across environment can give clues about plant tolerance and ecological adaptability. तो ये जो evaluation है प्लांट एडेप्टेबिलिटी का, ये हमें क्या क्लू देता है कि प्लांट की टॉलरेंस क्या है और इकोलॉजिकल एडेप्टेबिलिटी क्या है। तो ये ऑप्शन भी क्या है हमारा करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ हमारा कहता है determination of pollen compatibility and crop improvement. Yes, especially in agriculture and plant breeding, it helps in identify pollen viability, compatibility and fertility. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, फोर्थ भी करेक्ट है कि ये determined of pollen compatibility and crop improvement। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ सेकंड गलत है और हमारा कौन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ये कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ हमको मैच करना है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा साइनाइड। साइनाइड हमारा किस में यूज होता है, साइनाइड हमारा होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। इसका टारगेट पॉइंट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स 4। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, साइनाइड बाइंड करता है किससे, साइनाइड ये क्या है आपके एंटीबायोटिक्स है जो कि आपके ब्लॉकिंग में या फिर उसमें हेल्प करते हैं, इनहिबिशन में हेल्प करते हैं, इनहिबिटर्स है काइंड ऑफ। तो ये क्या करते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ साइनाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बाइंड टू आयरन इन cytochrome oxidase and inhibit electron transfer to oxidation। ये किससे बाइंड कर रहा है, ठीक है, ये Fe3 पॉजिटिव से बाइंड करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड इनहिबिट करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को, ठीक है। तो इस पे क्या, इसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, प्रिवेंट O2 कंजप्शन। O2 के कंजप्शन को क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट कर रहा है और स्टॉप करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को क्या करता है, स्टॉप करता है, कॉज क्या होता है, सेल डेथ, ठीक है। तो साइनाइड हमारा क्या करता है, Fe3 पॉजिटिव से बाइंड करता है और इनहिबिट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू O2, इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, ट्रांसफर ना हो सके किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो इसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है O2 के कंजप्शन को, स्टॉप करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन को, इससे सेल की क्या होती है, डेथ। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4। तो हमारा साइनाइड किसके है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। ओरोवर्टीन का क्या काम है, इट इनहिबिट द कैटालिटिक सब यूनिट F1 ब्लॉकिंग ATP सिंथेसिस। नो एटीपी, तो इसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, नो एटीपी प्रोडक्शन डिस्पाइट प्रोटोन ग्रेडियंट। प्रोटोन ग्रेडियंट के होने के बावजूद भी एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता, ये इनहिबिट कर देता है कैटालिटिक सब यूनिट ऑफ F1, ठीक है। तो ये ओरोवर्टीन किसका हुआ, F1 सब यूनिट ऑफ एटीपी सिंथेज। तो हमारा बी का कौन सा ऑप्शन है, बी का है हमारा, बी का थर्ड, ए का फोर्थ और बी का थर्ड। सी ऑप्शन है हमारा वेलिनोमाइसिन। वेलिनोमाइसिन का क्या है, एक्ट एज पोटेशियम आयन कैरियर डिस्टर्बिंग आयनिक बैलेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है, बायोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है, कोलैप्स कर देता है मेम्ब्रेन प्रोटेंशन को, ठीक है। अनकपल्ड ऑक्सीडेटिव और फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो ये किस लिए क्या करता है, किस पे एक्ट करता है, वेलिनोमाइसिन आपके पोटेशियम आइनो4 पे, किस पे एक्ट करता है, पोटेशियम आइनो4 पे। तो हमारा सी का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट। सी का कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट।
डी हमारा क्या बोलता है, एंटीमाइसिन ए। ये क्या इनहिबिट करता है, क्यू साइकिल को इनहिबिट करता है बिटवीन साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम C1, ब्लॉकिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये इनहिबिट कर देता है एटीपी प्रोडक्शन को डाउनस्ट्रीम ऑफ कॉम्प्लेक्स थर्ड। ठीक है, तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को क्या करता है, इनहिबिट करता है क्यू साइकिल में बिटवीन साइटोक्रोम बी एंड साइटोक्रोम सी। तो इसमें ऑप्शन डी में कौन करेक्ट है, डी का क्या है, सेकेंड। तो ये सारा ऑप्शन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन सी। साइनाइड किस पे काम करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज पे। ऑरोवर्डिन करता है हमारा F1 सब यूनिट ऑफ एटीपी सिंथेस पे। वेलिनोमाइसिन हमारा करता है पोटेशियम आइनोफोर। और एंटीमाइसिन ए करता है हमारा, क्या करता है, इनहिबिट करता है क्यू साइकिल को फ्रॉम साइटोक्रोम बी एंड टू साइटोक्रोम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का वो कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं हम, इसमें ऑप्शन में है नंदा देवी। नंदा देवी को स्टैब्लिश किया था 1988 में। ये लोकेटेड है उत्तराखंड में। ठीक है, सेकंड हमारा कौन सा है, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व हमारा 1989 में इसको स्टैब्लिश किया था। ये हमारा लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, नॉकरेक हमारा स्टैब्लिश हुआ था 1988 में और ये हमारा है मेघालय में। ठीक है, हमारा नीलगिरी हिल स्टैब्लिश हुआ था 1986 में और ये लोकेटेड है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में। ये फर्स्ट बायो रिजर्व ऑफ इंडिया है वेस्टर्न घाट में। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कब स्टैब्लिश हुआ है, 1986 में। ठीक है, वो कौन सा है हमारा, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व was designated in 1986, making it the first biosphere reserve in India. It covered the most of the part of Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. Falls under the Western Ghat, one of the hottest biodiversity hotspot in the world, home to rare flora and fauna. ठीक है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन डी, नीलगिरी बायो रिजर्व। नंदा देवी हमारा एस्टैब्लिश हुआ 1988 में, ग्रेट निकोबार 1989 में, नॉकरेक हमारा एस्टैब्लिश हुआ 1988 में और नीलगिरी 1986 में। ठीक है, ये स्प्रेड है हमारा तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका में और इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी एक्सेस्ड बाय। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें किस में देखने को मिलता है, प्रोटीन का। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी एक्सेस्ड बाय, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज टू विजुअलाइज लार्ज स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम यूज करते हैं लार्ज स्ट्रक्चर को देखने के लिए, एग्जाम्पल वायरसेस एंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, ये इट कैन नॉट रिजॉल्व प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी यूज्ड फॉर सेपरेशन बेस्ड। ये क्या होता है, सेपरेशन बेस्ड, चार्ज के बेसिस पे हम क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। तो ये डज नॉट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन, ये स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो हमारा ऑप्शन बी भी क्या है, गलत हो गया। ठीक है, हमारा ऑप्शन सी क्या करता है, थिन लेयर्ड क्रोमेटोग्राफी। ये यूज होता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर ऑफ origin of cultivated plant was identified by Vavilov as having the greatest diversity in crop species? ठीक है, तो जो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन नियर ईस्टर्न सेंटर। ठीक है, वो ये पूछ रहा है कि इसमें कौन से सेंटर है, which of the following center of origin of cultivated plant was first identified by Vavilov as having the greatest diversity in crop species? तो फर्स्ट कहाँ पे ये सेंटर उन्होंने देखा था, Vavilov identified the Near East as one of the richest region in terms of crop species diversity. कौन सा रीजन उन्होंने देखा था जिसमें रिच डाइवर्सिटी है क्रॉप की,
नियर ईस्ट रीजन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए, ठीक है। जो नियर ईस्ट रीजन है ये क्या है? फर्टाइल क्रीसेंट है, ठीक है। मेजर क्रॉप इसमें कौन से होते हैं? वीट, बार्ले, लेंटिकल्स, दालें आपकी, पीज, फ्लैक्स, इसमें क्या है? हाई डाइवर्सिटी है, ठीक है। सबसे ग्रेटेस्ट है इंडो माइन सेंटर में क्या है? ये इंडिया, साउथ एंड ईस्ट एशिया में होते हैं। इसमें राइस, शुगर केन, बनाना, एग प्लांट्स होते हैं। इसमें भी हाई लेवल ऑफ डाइवर्सिटी होती है, बट उससे नियर ईस्टर्न सेंटर से कम है, ठीक है। सदर्न अमेरिकन सेंटर, इसमें क्या क्या मेजर क्रॉप्स है? पोटैटो है, कसावा है, टोमेटो है, स्वीट पोटैटो है। मॉडरेट टू हाई डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मिडल ईस्टर्न सेंटर, ये यूरोपियन के अराउंड है। ये इसमें क्या क्या ग्रो करते हैं? मेजर क्रॉप ऑलिव हो गया, कैबेज हो गया, बीट हो गया, लेट्यूस हो गया, ठीक है। इसमें डाइवर्सिटी मॉडरेट है। तो हम इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। वेबल को कहाँ पे देखने को मिला था? नियर ईस्टर्न सेंटर में डाइवर्सिटी बहुत सारी देखने को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट 1, RAS is small GTPase involved in transmitting signal from RTK to the nucleus in the cell leading to cell proliferation and differentiation। जो हमारा स्मॉल RAS है, जो स्मॉल GTPase है, वो ट्रांसमिट करता है सिग्नल को फ्रॉम रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज RTK टू न्यूक्लियस। ये किस में इन्वॉल्व होता है? हमारा सेल प्रोलिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? RAS क्या है? हमारा स्मॉल GTPase है। हाँ, स्मॉल GTPase है। फंक्शन क्या करता है? सिग्नल, ट्रांसमिटिंग सिग्नल करता है। कहाँ से? RTK टू द न्यूक्लियस। हाँ, करेक्ट है। ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से न्यूक्लियस की तरफ सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। और हेल्प किस में करता है? सेल प्रोलिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन में। ये भी करेक्ट है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या है? करेक्ट है, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड हमारा क्या कहता है? स्टेटमेंट सेकंड कहता है RAN क्या है? हमारा स्मॉल GTPase है। हाँ, हमारा RAN क्या है? स्मॉल GTPase है। इट रेगुलेट वेसिकल ट्रैफिकिंग एंड एक्सोसाइटोसिस। तो हमारा जो RAN है ये रेगुलेट करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। किसको करता है? न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। ये वेसिकुलर ट्रैफिकिंग को नहीं करता रेगुलेट। इसको करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट को। ये क्या करता है? न्यूक्लियर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है प्रोटीन एंड RNA का। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है? सेकंड क्या है? रॉन्ग है। ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है, ना कि वेसिकल ट्रैफिकिंग को। तो इसमें हमारा ऑप्शन 1 क्या है? करेक्ट। वो स्टेटमेंट 1 क्या है? करेक्ट। और स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ पे? ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या कहता है हमारा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। जैसे हम RAS में देखें तो ये क्या करता है? ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, किससे? RTK टू न्यूक्लियस। जबकि RAN क्या करता है? रेगुलेट करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। हमें प्रोसेस देखनी है कि पहले क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, ठीक है। हमें कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि स्टरलाइजेशन होता है, इंक्यूबेशन होता है, इनोक्यूलेशन होता है, हार्डनिंग होता है। तो हमें प्रोसेस बताना है कि क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है? हमको भी प्लांट लेके होता है, प्लांट के टिश्यू कल्चर कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? स्टरलाइजेशन किया एक्स प्लांट का, ठीक है। स्टरलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट। द फर्स्ट स्टेप इन प्लांट टिश्यू कल्चर इज स्टरलाइजिंग द एक्स प्लांट टू रिमूव माइक्रोबियल कंटामिनेशन। हम किसी भी प्लांट को लेके आए तो उसको स्टरलाइज करेंगे। स्टरलाइज का मतलब है जितने भी उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन है उसको हम क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है? कोई भी एक्स प्लांट का स्टरलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर टिश्यू कल्चर। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? स्टरलाइजेशन, ठीक है, टू रिमूव एनी माइक्रोबियल कंटामिनेशन, ठीक है। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? इनोक्यूलेशन। इनोक्यूलेशन से हमारा मतलब है आफ्टर स्टरलाइजेशन द एक्स प्लांट इज प्लेस्ड ऑन अ स्टरलाइज न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर एसेप्टिक कंडीशन।
हमने उसको स्टेरलाइज तो कर दिया प्लांट को, अब हम उस एक्स प्लांट को क्या करेंगे, इनोकुलेट करेंगे। इनोकुलेट का मतलब होता है हम उस प्लांट को प्लेस करेंगे एक स्टेरलाइज न्यूट्रिएंट मीडियम में अंडर एसेप्टिक, कोई भी कंटामिनेशन ना हो ऐसी कंडीशन में हम उसको रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारा, स्टेरलाइजेशन। सेकंड क्या हुआ, इनोकुलेशन ऑन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, सेकंड क्या हुआ हमारा, इनोकुलेशन। ठीक है, एसेप्टिक ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट टू स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम। थर्ड क्या होगा, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन क्या होता है, पोस्ट इनोकुलेशन कल्चर आर इंक्यूबेट अंडर कंट्रोल टेम्परेचर एंड लाइट टू प्रमोट ग्रोथ। जब हमने उसको इनोकुलेट करा दिया न्यूट्रिएंट मीडियम में, अब हम उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर और लाइट प्रोवाइड कराएंगे, जो क्या करेगा, उसके ग्रोथ को क्या करेगा, प्रमोट करेगा। फिर क्या करेंगे हम, इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, प्लांट को एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखते हैं जो कि उसकी ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम हो। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हार्डनिंग। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, हार्डनिंग। हार्डनिंग में क्या होता है, जो रीजनरेटेड प्लांटलेट होता है उसको ग्रेजुअली हम एक्सपोजर करते हैं, किसमें, नेचुरल कंडीशन में। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, हार्डनिंग। क्यों, अभी तक हम उस प्लांट को जिसको हमने ग्रो किया है उसको न्यूट्रिएंट मीडियम पे हमने उसको लैब में ग्रो किया है, अब इसको नेचुरल एनवायरनमेंट कंडीशन में हम उसको एक्लिमेटाइज करते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हार्डनिंग बोलते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन का है, फर्स्ट हमने क्या किया, स्टेरलाइजेशन। पहला हमने क्या किया, स्टेरलाइजेशन। सेकेंड हमने क्या किया है, इनोकुलेशन। सेकेंड हमने क्या किया है, इनोकुलेशन। थर्ड हमने इंक्यूबेशन किया है और फोर्थ हमने हार्डनिंग किया है। ये सारे ऑप्शन हमने क्या किया, हमारा कहाँ पे अवेलेबल है, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ। फर्स्ट थर्ड थर्ड सेकंड फोर्थ हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन डी। 46 का आंसर कौन सा है, 46 का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी। फर्स्ट हमने क्या किया, स्टेरलाइजेशन किया। ठीक है, सरफेस स्टेरलाइजेशन किया एक्सप्लांट का। फिर हमने क्या किया, इनोकुलेट किया एक न्यूट्रिएंट मीडियम पे उसको। ठीक है, उसके बाद इंक्यूबेशन मतलब उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड लाइट प्रोवाइड की उसकी ग्रोथ के लिए। उसके बाद हमने उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्लिमेटाइज करने के लिए उस प्लांट को फील्ड में उसको लगा दिया। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स हैं टिश्यू कल्चर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which statement regarding the multiple factor hypothesis and phenotypic variance are true? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कहता है trait are influenced by multiple genetic and environmental factors. फर्स्ट हमारा कह रहा है according to the multiple factor hypothesis traits are influenced by multiple genetic and environmental factors. ये क्या है, ट्रू है। तो ये क्या करता है, दिस इज द कोर आइडिया ऑफ मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस। तो स्टेटमेंट 1 क्या है हमारी, करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकंड क्या कहती है, फिशर क्या कहते हैं, वेरिएंस कैन बी पार्शनड इनटू जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल। वी, जी और वीई में हम इसको कर सकते हैं। तो क्या बोलते हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिशर इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट इन क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। थर्ड हमारा कहता है फिशर क्लेम दैट अ क्वांटिटेटिव ट्रेट इज सोली डिटरमाइंड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर। ये रॉन्ग है। फिशर सपोर्ट बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल कंट्रीब्यूशन। उन्होंने सिर्फ सोली ये नहीं बोला था कि एनवायरमेंटल फैक्टर हो, वी, जी भी होना चाहिए और वीई भी होना चाहिए। ठीक है, हमारा फोर्थ ऑप्शन कहता है कि, तो हमारा ऑप्शन थर्ड क्या है, गलत है। फोर्थ क्या बोलता है, द टोटल फिनोटिपिक वेरिएंस ऑफ द ट्रेट इज ऑलवेज इक्वल टू जेनेटिक वेरिएंस। तो ये भी क्या है हमारा, फॉल्स है। तो जो बीटी है हमारा किसके इक्वल है, वीजी और प्लस वीई। ऑल्सो इंक्लूड इंटरैक्शन एंड एपिस्टेटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फोर्थ भी गलत है। तो कौन कौन से करेक्ट है हमारे, फर्स्ट और सेकेंड, और ये हमारे कहाँ पे मेंशन है, ऑप्शन नंबर सी में। फर्स्ट और सेकेंड हमारे किसमें मेंशन है, सी में। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन्यूप्लॉइडी फीमेल possessing a single X chromosome is typically associated with which of the following genetic condition? फर्स्ट चीज हमारा क्या है, क्लिंगफिंगर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा एक्स कहाँ से आता है हमारा, एक्स्ट्रा एक्स हमारा आता है मेल से। तो ये अफेक्ट करता है मेल को विद एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम।
ठीक है, तो ये मेल से आता है, तो इसमें एनिप्लॉइडी किसमें पूछी है, फीमेल में पूछी है, तो ये क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, क्राई डू चैट सिंड्रोम, क्राई डू चैट सिंड्रोम में क्या होता है, डिलीशन होता है क्रोमोसोम नंबर 5 में। तो ये तो क्रोमोसोम नंबर 5 की बात कर रहा है, तो कॉजेज बाय डिलीशन नॉट एनिप्लॉइडी, डिलीशन हो रहा है, एनिप्लॉइडी तो हो नहीं रही है। वहां पे वो एक्स क्रोमोसोम की बात कर रही है फीमेल की, जो की बात कर रही है, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम की बात करी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिलीशन क्रोमोसोम का हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। ठीक है, सी हमारा क्या कहता है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी, ये क्या होता है, ट्राइसोमी, तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं ऑटोजोम्स। ठीक है, इसमें कौन इन्वॉल्व होते हैं, ऑटोजोम्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या इनकरेक्ट ऑप्शन है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, दिस इज द ओनली कंडीशन लिस्टेड विद एन एक्स सिंगल एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है हमारा, टर्नर सिंड्रोम। तो एन्यूप्लॉइडी फीमेल पोजेसिंग अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम, टिपिकली कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है, टर्नर सिंड्रोम। तो थोड़ा सा हम और डिटेल में थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्रोमोसोमल अब नॉर्मलिटी है, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, मोनोसोमी होती है, इसमें क्या होता है, मिसिंग होता है 1x क्रोमोसोम। तो हमारा टोटल कितना होता है, 46, ह्यूमंस में क्या होता है 46 होता है ना, तो उसमें क्या होता है 46 होता है टोटल। यहाँ पे क्या होता है, एक मिसिंग होता है, क्या होता है 45 और एक एक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे क्लिनफिंगर सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है मेल के अंदर। ठीक है, तो 47 हो जाता है, इसमें 46 से क्या होता है 47 हो जाता है, XX हो जाता है। क्राइडो सिंड्रोम में क्या होता है, डिलीशन होता है शॉर्ट आर्म पे क्रोमोसोम नंबर 5 में। ठीक है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ट्राइसोमी होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 21 पे। ठीक है, ये जेंडर किसको इफेक्ट करता है, टर्नर सिंड्रोम इफेक्ट करता है फीमेल्स ओनली को, क्लिनफिंगर करता है मेल्स ओनली को, क्राइडो चैट करता है बोथ मेल एंड फीमेल को, डाउन सिंड्रोम करता है बोथ मेल एंड फीमेल को। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम का कॉजेज है नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस, नॉन डिसजंक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग मियोसिस। क्लिनफिंगर का कॉज है नॉन डिसजंक्शन, इसका कॉजेज है डिलीशन, इसका नॉन डिसजंक्शन लीडिंग टू ट्राइसोमी 21। ठीक है, और ये आपके की सिम्टम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिकल टूल इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कोडोमिनेंट वेरिएबिलिटी। ठीक है, अब इसका हमारा कौन सा ऑप्शन है, अब हम पहले समझ लेते हैं कि हमारी कोडोमिनेंट वेरिएबिलिटी होती क्या है। In codominance, both alleles are fully expressed in the phenotype of heterozygous. Example, AB blood group. कोडोमिनेंट का मतलब है दोनों के दोनों जो अलील हैं वो क्या करेंगे, अपने आप को फुली एक्सप्रेस करेंगे। तो इसमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिकल टूल इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कोडोमिनेंट ऑफ वेरिएबिलिटी। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो हमारा जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन क्या मेजर करता है, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम मीन। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है कोडोमिनेंस में, तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, गलत है। मीन डेविएशन किस में हमारा यूज होता है, एवरेज डिस्टेंस में। ऑप्शन बी हमारा जो है मोड एंड मीडियन, ये डील करता है सेंट्रल टेंडेंसी पे। ठीक है, मोड और मीडियन किस में करता है, सेंट्रल टेंडेंसी पे, ये हमारा कोडोमिनेंस से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिलेटिव वेरिएशन। रिलेटिव वेरिएशन जनरली वेरिएबिलिटी मेजर करता है, ये स्पेसिफिक नहीं है कोडोमिनेंस में, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। तो कोडोमिनेंट ट्रेट्स ऑफन शो डिस्टिंक्ट फिनोटाइपिक क्लासेस। To analyze how each genotype appear in population, we study the frequency of each phenotype of allele. ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। तो जो स्टैटिकल टूल है जो हमको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कोडोमिनेंट वेरिएबिलिटी, वो कौन सा है हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस। ठीक है, मीन डेविएशन क्या करता है हमारा, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंस फ्रॉम द मीन। ठीक है, ये मेजर करता है डिस्पर्शन ऑफ डाटा। ठीक है, नॉट आइडियल फॉर आइडेंटिफाई कोडोमिनेंट। मोड और मीडियन हमारा मीडियन वैल्यू के लिए करता है। रिलेटिव हमारा क्या करता है, वेरिएशन इन रिलेशन टू मीन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50. नीटम रिजेंबल्स एंजियोस्पर्म्स एंड हैविंग. जो नीटम है हमारा वो क्या है, जिम्नोस्पर्म है. वो हमारा रिजेंबल करता है एंजियोस्पर्म में कौन कौन से ऑप्शंस के साथ. ठीक है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. इसके ऑप्शंस भी हम देखते हैं. तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है द शूट एपिक्स विद डिस्टिंक्ट ट्यूनिका एंड कॉर्पस. तो जो शूट एपिक्स है, ट्यूनिका क्या है, आउटर लेयर है, एंड कॉर्पस क्या है, हमारी इनर मास है. शूट एपिकल मेरिस्टम क्या होता है, दो जोन होते हैं, एक होता है ट्यूनिका, दूसरा क्या होता है, कॉर्पस. ट्यूनिका आउटर लेयर होती है, कॉर्पस इनर लेयर होती है. तो ये हमारे नीटम में भी मिलते हैं और ये हमारे एंजियोस्पर्म में मिलते हैं. तो ये क्या है, हमारी सिमिलैरिटी है विद एंजियोस्पर्म. तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट है. ठीक है. सेकेंड हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. वो क्या बोल रहे हैं, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट. टेट्रास्पोरिक का क्या मतलब है, जो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होती है फ्रॉम ऑल 4 मेगास्पोर, उसमें क्या होता है, कोई भी डीजनरेशन नहीं होता है. ठीक है, ये नीटम में नहीं मिलता है. नीटम में मिलता है मोनोस्पोरिक. और टेट्रास्पोरिक एंजियोस्पर्म में मिलता है, फाउंड इन सम एंजियोस्पर्म लाइक एडोक्सा. तो ये क्या सिमिलैरिटी नहीं है हमारे. तो अगर हम ये देखें टेट्रास्पोरिक अगर हम बीपी पांडे जिम्नोस्पर्म की बात करें, तो जो हमारा ऑप्शन, वैसे तो हमारा ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है, क्योंकि उसमें क्या था, नीटम में क्या मिलता है, ट्यूनिका कॉर्पस मिलता है, जो कि सिमिलर किससे, एंजियोस्पर्म में. लेकिन नीटम क्या शो करता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट शो करता है, टेट्रास्पोरिक, नॉट टेट्रास्पोरिक लाइक एंजियोस्पर्म. तो ये हमने बीपी पांडे से, ये हमने पेज लिया है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है बीपी पांडे. ठीक है, ये पुराने वाली है हमारी. इसमें लिखा है द मेगास्पोर मदर सेल बाय मेयोटिक डिवीजन नाउ गिव राइज टू 4 मेगास्पोर बट ओनली 1 डेवलप फर्दर, the other 3 degenerate या disorganize. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम कह सकते हैं कि जो नीटम है, नीटम में क्या है, हमारा मोनोस्पोरिक मिलता है. तो ये क्या है, एक सिमिलैरिटी नहीं है. ठीक है, तो इसको अभी हम ऑप्शन में रखते हैं. अभी नेक्स्ट हमारा बोलता है डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो. तो डाइकोटिलिडन का मतलब है 2 कोटिलिडन. इन सम केसेस नीटम में मिलता है और डाइकॉट तो हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं. तो ये क्या है, पार्शियली एक्सेप्टेबल है. पार्शियली एक्सेप्टेबल का मतलब है नीटम यूजुअली हैज 2 कोटिलिडन सिमिलर टू, ये पार्शियली क्या है, समटाइम्स है. ठीक है, कभी कभी कुछ स्पीशीज में. ठीक है, तो पार्शियली सिमिलैरिटी है. अगर हम देखें मॉर्फोलॉजी ऑफ जिम्नोस्पर्म पेज नंबर 112 पे. ठीक है, तो ये पार्शियली करेक्ट है. तो हम इसमें ऑप्शन ए और सी को क्या मान रहे हैं, करेक्ट मान रहे हैं. ए और सी को करेक्ट मान रहे हैं. डी क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन जाइगोट. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हमारा नहीं मिलता है. नहीं मिलता है किसमें, नीटम में भी नहीं है और हमारा एंजियोस्पर्म में भी नहीं मिलता है. लेकिन अकॉर्डिंग टू अ बुक बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स पेज नंबर 736, इसमें क्या बोला गया है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नीटम में देखने को मिलता है. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नीटम में देखने को मिलता है, जबकि एंजियोस्पर्म में देखने को नहीं मिलता. तो जो ऑप्शन हमारा सी है और डी है, ये क्या है, हमारे इनकरेक्ट है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए थे, वो ऑप्शंस करेक्ट होने चाहिए थे आपके ए और सी. वैसे तो मोस्ट करेक्ट जो ऑप्शन है इसका वो है ऑप्शन ए, शूट एपिक्स विद डिस्टिंक्ट ट्यूनिका एंड कॉर्पस. यही सिर्फ एक ऑप्शन ए ही सिर्फ करेक्ट होना चाहिए. लेकिन इन सम केसेस, ठीक है, इन सम केसेस हम ऑप्शन सी को भी करेक्ट मान सकते हैं कि डाइकोटिलिडन्स एम्ब्रियो होता है उसके अंदर. ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी को हम करेक्ट मान सकते हैं. लेकिन अगर हम ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी क्या होता है, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट नहीं होता फीमेल गैमेटोफाइट में. नीटम में क्या होता है, मोनोस्पोरिक होता है. तो अब हमारा जो बी, और ये हमारे किसी भी ऑप्शंस में ये कॉम्बिनेशन हमारे अवेलेबल ही नहीं है. अगर हमें ये बोल दिया जाए कि इसमें नीटम रिजेम्बलेंस नहीं होता है, या इनकरेक्ट बोल दिया जाए कि ये दोनों में रिजेम्बलेंस नहीं है, या फिर कुछ हम क्वेश्चन में थोड़ा मॉडिफाई कर दें, तब हम ऑप्शन सी कर सकते हैं कि बी और डी हमारे क्या है, गलत है. लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें जो करेक्ट मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे लगेगा वो ए सी डी है, ठीक है, क्योंकि ए और सी तो हमारा करेक्ट है, लेकिन डी जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है अकॉर्डिंग टू अ बुक कॉल्ड बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स, उसमें कहा गया है कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन जाइगोट में देखने को मिलता है कभी कभी इन नीटम में, जबकि एंजियोस्पर्म में नहीं मिलता है, ठीक है, ये एंजियोस्पर्म में नहीं मिलता। तो ये भी क्या है, एक सिमिलैरिटी तो नहीं है, ठीक है, सिमिलैरिटी नहीं कह सकते कि ये सिमिलैरिटी है। तो इसमें ऑप्शन हम कौन सा सही माने, टेट्रास्पोरिक तो होता ही नहीं है नीटम के अंदर, तो या तो इसमें ऑप्शन, अगर हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन देखने की बात करें तो ऑप्शन ए हम बोल सकते हैं, या फिर ऑप्शन बी बोल सकते हैं जिसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होता है, टेट्रास्पोरिक होता है, लेकिन टेट्रास्पोरिक तो न्यूटन में होता ही नहीं। तो इसमें ऑप्शंस कौन से करेक्ट हैं, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जब फाइनल आंसर की आएंगे तो जो रिलीज करेंगे वहां से उसके बाद ही हम इसका अप्रोप्रिएट आंसर बता पाएंगे। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो अगर हम देखें तो सिर्फ ए ही है, ठीक है, और उसके बाद भी अगर हम देखना चाहिए तो ए और सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम इसको इनकरेक्ट करें या क्वेश्चन में कुछ मॉडिफाई करें तब इसका आंसर बी डी हो सकता है, लेकिन अभी इसका आंसर हम कुछ नहीं कह सकते, या तो ए सी डी बोल सकते हैं, ए सी डी, क्योंकि फ्यूड ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन नीटम में मिलता है लेकिन एंजियोस्पर्म में मिलता है, लेकिन एज ए सिमिलैरिटी इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, और नीटम में टेट्रास्पोरिक मिलता ही नहीं है तो ए बी सी बी इसको नहीं बोल सकते। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अभी कंट्रोवर्शियल है, वो जब आएगा आंसर की उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बी ऑप्शन फिर से देख लें, ये हमारी वीपी पांडे की बुक का एक स्क्रीनशॉट है, उसमें ये दिया गया है द मेगास्पोर मदर सेल बाय माइटोटिक डिवीजन नाउ गिव राइज टू 4 मेगास्पोर, ओनली 1 डेवलप फर्दर, द अदर 3 डिसऑर्गेनाइज, ठीक है। तो इसलिए हमारा क्या है, ऑप्शन बी भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है। तो आप अभी हमने 31 to 50 क्वेश्चन अपलोड किया है पार्ट 1 में, पार्ट सेकंड हमारा नेक्स्ट, इससे आगे के जो क्वेश्चन है हम पार्ट सेकंड में उसको अपलोड करेंगे। इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज वॉच आवर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।